सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। अब पता चला में आज आप जान सकेंगे जरताज गुल की दीदा दलेरी, उजरे गुना बदतर अस गुना, मुंतखब और गैर मुंतखब की सर्द जंग, ऐलान मक्का मुस्लिम दुनिया की तर्जुमानी, इमरान कप्तान, नवाज शरीफ 12वां खिलाड़ी, चांद कैसे नजर आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। एक दफ़ा फिर पता चल रहा है कि पाकिस्तान टीम वाकई अनप्रिडिक्टेबल है। इसका कुछ पता नहीं होता किस वक्त क्या कर दे। अब एक तरफ दुनिया की नंबर 1 टीम इंग्लैंड, जिससे क्लीन स्वीप हारती है पाकिस्तानी टीम इस वर्ल्ड कप में से पहले, और उसके बाद आप देखें कि वर्ल्ड कप के वार्म अप मैचेस में पाकिस्तान अफगानिस्तान जैसी टीम से हार जाता है। इतनी बुरी कारकर्दगी। फिर एक टीम जो 6ठे नंबर पर है और उसकी कारकर्दगी इतनी बुरी है कि पिछले दर्जन भर मैचेस में कोई मैच जीता ही नहीं, सब मैचेस में बुरी शिकस्त। और अचानक से दुनिया की नंबर 1 टीम इंग्लैंड को होम ग्राउंड पर वो शिकस्त दे देती है। ये क्या है, इसी बारे में हम आज सबसे पहले बात करेंगे, क्योंकि हर कोई यही देख रहा है, हर कोई इसी बारे में बात कर रहा है। मेरे साथ हैं बाबर डोगर साहब और असद खरल साहब। असद खरल साहब ने कहा है भाई क्रिकेट के बारे में मुझे ना ही इन्वॉल्व करें, बहुत ज़्यादा मुझे नहीं पता, तो लिहाजा बाबर डोगर साहब से बात करेंगे, आज आगाज़ करेंगे। बाबर डोगर साहब, ये क्या है? अब जो पहला मैच हारे हैं, जितने लोगों में मायूसी थी वेस्ट इंडीज से हारने के बाद, अब ये क्या ऐसा हुआ है, इतना फर्क अचानक कैसे हो जाता है इस टीम में, ये तो समझ नहीं आती। उसामा साहब, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम हमेशा से ऐसे ही रही है। मैं पिछले 20-25 साल से जो मैं देख रहा हूँ, इसी तरह से ये परफॉर्म करते हैं। हाईली अनप्रिडिक्टेबल टीम, कोई पता नहीं क्या कर जाए। हराने को आए तो दुनिया की नंबर 1 जो टीम है, जिस तरह से आज इंग्लिस्तान जो दुनिया की नंबर 1 टीम है, हर हवाले से उसको उन्होंने आज हरा दिया। और हारने पे आए तो अफगानिस्तान से हार जाए, बांग्लादेश से हार जाए, वेस्ट इंडीज़ से हार जाए। और वो टीम जिसका मोराल बहुत ही डाउन था, पिछले 12 मैच ये लगातार हारे हैं, जिसमें वेस्ट इंडीज़ से बड़ी शर्मनाक शिकस्त हुई। 105 रन बना सके सिर्फ। उसके बाद अगर आप देखें अफगानिस्तान जो था उससे हम हार गए। 5 मैचों की सीरीज़ 5-0 से इंग्लिस्तान से हारे। लेकिन एक चीज़ जो थी, मुझे एक शक था कि शायद ये पाकिस्तान का टीम आज परफॉर्म करे। उसकी वजह ये थी कि हमने इंग्लैंड के साथ जो 5-0 से जो शिकस्त खाई, जो सीरीज़ हारे हैं, उसमें हमने बड़ा टफ मुकाबला किया। 3 शायद मैचेस ऐसे थे जिसमें हमने 300 प्लस किया। एक मैच में 361 तक चले गए, लेकिन चंद स्कोर के मार्जिन से हार गए। लेकिन हारे तो सही ना सर। लेकिन आपकी मेरी यही तो लड़ाई होती है, अनप्रिडिक्टेबल कैसे कहते हैं। जब एक टीम 12 मैच मुसलसल हार रही है तो आप उसके बारे में जो पेशगोई करेंगे वो यही करेंगे कि हारेगी, ये टीम हार रही है, अनप्रेडिक्टेबल किसे कहते हैं? कैसे हो गई जब 12 मैच हार रही है? एक मिनट समझ था, अनप्रेडिक्टेबल किसे कहते हैं कि हारने 12 में से कभी एकदम हारने पे आए तो अफगानिस्तान से आ जाए, चाहे वेस्ट इंडीज से आए, और अचानक वो दुनिया की नंबर 1 टीम को पिछाड़ दे। यही हमारी इस तरह तो मैं अफगानिस्तान के बारे में कह दूं कि जनाब वो भी अनप्रिडिक्टेबल हैं, कि जनाब हारते हैं तो अचानक पाकिस्तान जैसी टीम से जीत जाते हैं। ये भी तो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। वेस्ट इंडीज के बारे में भी फिर मैं ये कहूंगा, पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1 टीम नहीं है। पाकिस्तान की टीम जो है 7वें नंबर पर है, अफगानिस्तान जो है वो 10वें नंबर पर है, और इंग्लिस्तान जिसे आपने 5-0 से सीरीज हारी, उसके बाद उससे जीतना एक मायने रखता है। आज ऐसा क्या कर दिया पाकिस्तान ने? आज क्या हो गया? आज स्पिनर्स जो है, मेरा ख्याल आप देखें, जो मैं देख रहा हूं स्कोर कार्ड मेरे पास है, हफीज और शुएब मलिक दोनों के अगर ओवर्स मिलाएं 10 ओवर दोनों मिलकर किए। शुएब मलिक ने 3 किए और मोहम्मद हफीज ने 7 ओवर। सबसे अच्छी इकॉनमी इनकी रही, दोनों ने 1-1 विकेट भी ली। तो ये जो इन दोनों तजर्बाकार ऑलराउंडर्स का आना है, उससे फर्क पड़ा। हफीज ने स्कोर भी बहुत अच्छा कर दिया, लेकिन जो मिडिल ऑफ द इनिंग्स जो बॉलिंग इन्होंने की, एक ब्रेक्स लगाई वहां पर, मुझे लगता है उससे भी कुछ प्रेशर क्रिएट हुआ। क्रूशियल विकेटें दोनों ने ली। तो सबसे बड़ी जो चीज़ थी ना, आज आपने एक बड़ा स्कोर किया। 349 एक बड़ा स्कोर है, जिसको डिफेंड करने के लिए बॉलर को ये होता है कि यार एक बहुत बड़ा स्कोर है, इसको हमने डिफेंड करना है, तो उनको एक इत्मीनान होता है। और सेकेंडली टीम का कम्बिनेशन अच्छा था, बैटिंग लाइन बड़ी अच्छी थी, ओपनर्स बड़ा अच्छा खेल गए। उसके बाद जो मिडिल ऑर्डर था, किसी ने सेंचुरी नहीं की, सेंचुरी करना जरूरी नहीं होता। इंग्लैंड ने 2 सेंचुरियां बनाई।
मसला ये है कि हर बंदा जो है वो परफॉर्म करके गया। सरफराज ने 50 की, 3 बंदे 50 कर गए, एक 40s में आउट हुआ, 2 ने 30s कर ली, तो हर बंदा अच्छा खेल के गया और अपना कंट्रीब्यूट करके गया। उसके बाद बॉलर्स को डिफेंड करने के लिए एक बड़ा स्कोर था उनके पास। इंग्लैंड की बैटिंग लाइन बहुत मजबूत बैटिंग लाइन है, उसको अंडर एस्टिमेट ना करें। और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 2 दफा 350 प्लस स्कोर कर चुकी है वो, तो 345 पाकिस्तान ने किया था, तो वो पाकिस्तान हार गया था। बाबर साहब, मैच से पहले इंग्लैंड से ये बातें हो रही थी, इंग्लैंड कह रहे थे नहीं नहीं इस तरह की बातें ना करें, 500 स्कोर कि जी अब पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड 500 स्कोर करेगा, ये वहां पर मीडिया में मुसलसल बात हो रही थी और इंग्लैंड की टीम उसको डाउन प्ले करना चाह रही थी कि नहीं इतना प्रेशर ना डाले, कि वो सब कह रहे थे कि लगता है इस दफा तो 500 मारेगी, 400 तो कर चुकी है पाकिस्तान के खिलाफ, अब 500 का टारगेट है इनके ज़हन में, 500 करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा रन बनाने वाली भी टीम इंग्लैंड है वनडे में। आई थिंक उन्होंने 481 रन, अगर मैं गलत नहीं तो उन्होंने बना, तो जी 500 बनाएगी 500। और कहाँ वो बातें हो रही थी, कहाँ ये क्या हो? नहीं सर, आज पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन जो थी वो बड़ी बैलेंस थी। आपके पास वहाब रियाज, उसके बाद आमिर, ये तो टीम से बाहर होते हैं। बाबर साहब इतना बुरा परफॉर्म कर रहे थे सर, आपका बेस्ट बॉलर जिसको कहा जाता था आमिर, वहाब रियाज, इस टाइम अगर आप देखें नहीं ले रहा, वहाब की बुरी कारकर्दगी, हसन अली अगर आप देखें तो बेस्ट बॉलर थे इस वर्ल्ड कप, ये जो टूर्नामेंट है मार खा रहे हैं, इसमें सीनियर मोस्ट बॉलर है दोनों, आमिर और वहाब रियाज दोनों सीनियर मोस्ट बॉलर्स हैं। अब दोनों को 10-10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, बड़े बॉलर्स हैं, किसी भी टाइम किसी भी मैच का नक्शा ये पलट सकते हैं। वहाब रियाज आज भी पूरी स्पीड से बॉल कर रहे थे। उसके बाद अगर आप देखें तो हफीज एक मजे हुए स्पिनर हैं, उनके साथ शोएब मलिक थे, शादाब ने तो आपको लगता है बेस्ट कॉम्बिनेशन है वो शादाब ने ली, तो बेस्ट कॉम्बिनेशन है पाकिस्तान टीम का, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। हाँ, आज के मैच में अगर थोड़ी सी कमजोरी नजर आई तो वो फिर आपकी फील्डिंग थी। आपने बड़े अहम मौकों पर बड़े कैचेस छोड़े हैं, 2 के ये मैच जीत गए हैं, और कप्तान ने खुद विकेट कीपिंग उनकी अच्छी नहीं जा रही। अगर वो शोएब मलिक को अगर ऊपर भेजें तो बेहतर नहीं है, उनसे नीचे भी हिटिंग नहीं होती, तो लिहाजा वो शोएब मलिक जब आए हैं उस वक्त वो क्या कर लेते, ये भी एक मसला है, लेकिन शायद इसलिए नहीं आता कि नीचे तो बिल्कुल ही उनसे हिटिंग नहीं होती। सरफराज कप्तान है, उनको ऊपर आना चाहिए, ही शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट। वो सही पोजीशन पे आ रहे हैं, आज वो अच्छा स्कोर कर गए, 50 कर गए, तो मेरा ख्याल है कि उनको अपनी पोजीशन मेंटेन करनी चाहिए, इसी पे रहना चाहिए। अब थोड़ी सी बात मैं चाह रहा हूँ इस पे बैटिंग ऑर्डर पे कोई चेंज नहीं करनी चाहिए। चलें ठीक, बैटिंग इनकी ठीक है, सिर्फ फील्डिंग को बेहतर करें तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप का मैं आपको एक बात बताऊं, एक डार्क हॉर्स है और हम किसी बस उम्मीदें बढ़ा दें आज से, आप एक मैच जीते हैं और आप अब उम्मीदें बढ़ा दें पूरी कौम की। अब यहाँ पे ना मुझे अब बोलना मैं मजबूर हो गया। जरूर बिल्कुल। मामला ये है कि अभी ये टीम जो है ना, ये सुपरसोनिक बन गई। इस टीम के अंदर जनाब यही लोग जो है, जो आप 500 के बजाय वो 400 पौने 400 से 350 पे आ गए, यानी उनको भी इन्होंने हिप्नोटाइज कर दिया उस टीम को, इसी टीम पाकिस्तानी ने। फिर इन्होंने वो जब पीछे मैच के अंदर हम देख रहे थे कि बंदे सेंचुरीज भी बना रहे थे, प्लेयर मुख्तलिफ सेंचुरियां बना रहे थे, और उसके बावजूद वो हार रहे थे। सही। और 0-5 का आपने खुद बता दी, क्योंकि मैंने आपकी बातें सुनी जो है ना, वही बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं बिल्कुल हो ना हो। नहीं बड़ा अच्छा तज्जिया देख कर रहे हैं। अच्छा, आप मामला मुझे ये बताएं कि ये सारी जो गेम है ना, मैं इसका आपको नेट सेल बता रहा हूँ। ये जो डोगर साहब ने बात की है ना, एकदम से उम्मीदें बढ़ा ली और ये वो मामला ये है कि ये है गैम्बलिंग की एक गेम, ये है जुआ, और इसके अंदर होते हैं बुकियर्स इन्वॉल्व। अरबों रुपए का लेन देन और हेर फेर होता है, दुबई, इंडिया, पाकिस्तान और बरतानिया। अब मामला ये है कि उसामा साहब, आप मुझे बताएं कि अफगानिस्तान की आप कह रहे हैं 10वें नंबर पे टीम है, उससे हम हार रहे हैं। बरतानिया की टीम जो है नंबर मानी हुई, ये तो सबको पता है कि जुआ होता है। अच्छा, नहीं जुए की मैं बताऊं, यहाँ आप मुझे ये बताएं, नहीं मेरी स्पॉट फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग, बदकिस्मती थे इस कौम को इन खिलाड़ियों ने, इन प्लेयर्स ने, जब वो कहते हैं वक्त निज़ा आया, इन्होंने मायूस की। इसलिए मैंने कभी अपनी जिंदगी में मैंने इसलिए मैच नहीं देखा। जब मैच देखने के बाद मैं लोगों की हालत देखता हूं, जो पैट्रियोटिक पाकिस्तानी है, जो ओवरसीज है, लोग पागल नहीं पागल हो जाते हैं, स्क्रीन तोड़ रहे होते हैं, अपने जिस्म को काट रहे होते हैं कि जनाब ये हो गया, वो हो गया, इसने बेच दिया, इसने ये कर दिया। तो क्या फायदा अपने टाइम जाया करने का? इन्होंने तो मैच जीत के दिखा दिया, इन्होंने मैच जीत के दिखा दिया। अब मामला ये है, कुछ लोगों का ये फाइनल, मेरा बड़ा फाइनल के अंदर अगर यही टीम जाके वक्त जब आएगा
तो फिर आगे डोगर साहब उनको फिर डिफेंड करेंगे जी वहां पे वो स्लिप हो गया, वो ऐसे। अभी फील्डिंग कमजोर थी, आप मानते हैं, बिल्कुल फील्डिंग कमजोर थी। सही। इंडिया जो एपनाटाइज यूके को करके उनका स्कोर नीचे कर दिया हमने, हमारी सेंचुरीज भी नहीं हुई, फिर भी हम मैच जीत गए। मामला ये है, बहुत बड़ा स्कोर बोर्ड था आज 349, एक बहुत बड़ा स्कोर था। वो एक और 400 पे उनके होते रहे। पाकिस्तान ये मैच जीत गया और एक टीम के लिए मुराल जो है उससे बड़ा बूस्टर है, उसमें मुराल में बड़ा बूस्टर है। पूरी कौम को ट्राकी बत्ती के पीछे मैं नहीं लगाना चाहता, क्योंकि ये मामला है इंटरनेशनल, इसमें इश्यूज है। आप मुझे ये बताएं कि 92 का वर्ल्ड कप तो आपने ले लिया, जी, उसके बाद आप मुझे बताएं कि जिस तरह 22 है ICCI के हवाले से जो आप अंपायर का रोल देखते हैं, ये नैब नहीं है, ये स्पोर्ट्स है। नहीं, यहाँ पे क्या होता है, आपने देखा हमारे प्लेयर हैं, हमारे प्लेयर के पार्टी ना स्पॉट फिक्सिंग, उनके बॉलिंग एक्शन के ऊपर, उनको मैच फिक्सिंग, कितने बर्तानिया के प्लेयर को हमने एक्शन उनके खिलाफ हुआ है, आपने देखा है इंग्लिश प्लेयर कितने खिलाफ हुआ है। पाकिस्तानी प्लेयर जो आगे निकलता है, हमने ये देखा है कि उसको किसी न किसी तरीके से या उसको मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग, या उसको बॉल टेम्परिंग के अंदर, या उसको किसी न किसी तरीके से काबू कर लिया जाता है। आप ये देखिए, हालांकि ये है कि पकड़ने वालों का कसूर नहीं है, जो लोग जो खाते हैं पाकिस्तान के हैं, जिनको पाकिस्तानी इज्जत देते हैं, पाकिस्तानी उनको रिस्पेक्ट देते हैं, इसकी वजह से छोटे घरों से आके, मुझे ये नहीं है कि इशू के वो क्यों आए हैं, जब वो उनको एक मौका मिलता है वहां पे जाके वो ढेर हो जाते हैं, वहां पे वो बिक जाते हैं, वहां पे उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं और पाकिस्तान का सौदा करते हैं। मैं ऐसे मैच को नहीं देखता, मैं ऐसे प्लेयर के ऊपर आज से 2 साल पहले सारे पैट्रियोटिक इंग्लैंड में हमारी क्रिकेट मैं कहता हूं कि कारकर्दगी चैंपियन ट्रॉफी जीती और वो बहुत बड़ा टूर्नामेंट था, दुनिया की सारी बेहतरीन टीमें उसमें आई और हमारी टीम ने चैंपियन ट्रॉफी जीती। सबसे आखिर में शामिल ही नहीं हो पा रही थी, फिर अचानक से आप उसको एंड पे उसका हिस्सा बने और आपने वो जीत ली। और उसके बाद इस दफा पाकिस्तान ऑन पेपर पाकिस्तान की एक बड़ी टीम है, मोमेंटम के लिए आपको ये जो जीत है ना, मैं आपको बता रहा हूं उसामा साहब, बिल्कुल बड़ी टीम, ये जो जीत है ना सर, आप उसे आप हर एक खिलाड़ी का मुझसे डिस्कस करें। आप मुझे बता दें कोई एक बैट्समैन आप मुझे दिखा दें इंग्लैंड के मुकाबले का, एक बैट्समैन एक जीत की वजह क्या है? क्या उसामा साहब, जो रूट जैसा आपके पास कोई है, मॉर्गन जैसा कोई है, स्टोक्स जैसा कोई है, बटलर जैसा, मेरी सिर्फ एक छोटी सबमिशन 349 की है। डॉक्टर साहब एक छोटा सवाल है मेरा आपके लिए, क्योंकि मैं इस पे बिल्कुल तिफले मकतब ही नहीं हूं, मुझे पता ही नहीं है। मुझे ये बताएं कि आज का जो मैच जीता है, जो मैं जो समझता हूं, मेरी गलत भी फहमी भी हो सकती है, ये मैच जीतने का पर्पस सिर्फ एक है कि पाकिस्तानी कौम के अंदर मोमेंटम पैदा करना, आपका मतलब इंग्लैंड जान के करना, आपका मतलब इंग्लैंड जान के, खुदा का साथ जुए का मामला करना, लोगों को इन्वॉल्व करना, इसके अंदर एडवर्टाइजमेंट लाना, इसके अंदर स्पॉन्सर लाना, इसके अंदर लोगों को बाहर ले जाना, स्क्रीनों के सामने बिठाना, लेकिन आउटकम क्या होगा वो मैं बता रहा हूं। आज अल्लाह करे मेरी जुबान खाक, मेरी बात झूठ हो, ये जब बात होगा ना, जब मैच होगा फाइनल और सेमीफाइनल, ये देखेंगे किस तरह, ये फिर डोगर साहब से मैं पूछूंगा, ये डिफेंड करेंगे ये बात कि ये रूई के गाले किस तरह बन जाए, हर बंदा डैमेज हो जाएगा। ये बात तो आपकी सही है कि जब उम्मीद बनती है फिर स्पॉन्सर ये सब लोग फोकस आ जाता है, ये इसके लिए ये इतना करने का जरूरी था ना, ये बेवकूफ बनाना है पूरी कौम को, वरना टीम मेजबान टीम है ना, मेरी एक बात सुनो, बहुत सारे फैक्टर्स हैं यूके में, पता कितनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, जरा मुबादला आएगा, हम जाएंगे मैच देखने, बात तो सुन ले सर, पूरी दुनिया से लोग, आप बट्टे मारी जा रहे हैं धड़ाधड़, मुझे मेरी बात सुने। पाकिस्तान वो क्रिकेट टीम है जहां पिछले 20 साल से मेरा ख्याल है कि कोई क्रिकेट टीम यहाँ पर नहीं है, 20 साल ज़्यादा मैंने कह दिया, कोई 10 साल से तो यहाँ पे कोई क्रिकेट टीम यहाँ पे खेलने नहीं आई। आप अबू धाबी, दुबई, वहाँ जाकर क्रिकेट खेल रहे हैं सारे, उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है, आपके लोकल क्रिकेट नहीं हो रही। दुनिया की बाकी टीमें जो हैं उससे कंपैरिजन उस तरह से है नहीं है। इंग्लैंड में जिस तरह से क्रिकेट हो रही है, जिस तरह से वो ओपनली खेल रहे हैं, अगर पाकिस्तान में भी क्रिकेट टीम जा रही होती तो जब आपके यहाँ पर स्टेडियम बसते हैं तो आपकी यूथ में एक नया बलबला पैदा होता है। आपके उस तरह से खिलाड़ी नहीं आ रहे जिस तरह से आने चाहिए। इसके बावजूद कभी दुबई को रेमिटेंस जाता है, कभी यूके को जाता है, हमें क्या फायदा उसका? इधर से तो पैसा बाहर जुए के नजर जाता है, दुबई में जाता है, इंडिया में जाता है। तमाम क्रिकेट शायकीन को, तमाम पाकिस्तान को बड़ी मुबारकबाद बनती है, यकीनन एक बड़ा तोहफा है
और असद खलील साहब की बातें अपनी जगह जज्बाती बातें, लेकिन मैं 20 साल का रिकॉर्ड ट्रैक ठीक मान लिया खलील साहब, गलत भी, लेकिन अब कौम को खुश होने दें। ईद से पहले एक तोहफा मिल गया है, दुनिया की नंबर 1 टीम है इस वक्त इंग्लैंड रैंकिंग में, और लेकिन उनकी बदकिस्मती कि आज तक वो वर्ल्ड कप नहीं जीते, कई दफ़ा फाइनल में पहुंचे, और आपको पता है 92 में भी पाकिस्तान इंग्लैंड को ही हराया था फाइनल में। तो बहुत से इस तरह के बनते हैं, फिर लोग कहते हैं जी वेस्ट इंडीज़ से पाकिस्तान 92 में भी हारा था, और वो फिर वही जज्बात और उम्मीदें वो बाबर डोगर साहब जैसे लोग बना देते हैं। बहरहाल आज की अगर हम बात कर लें, जबरदस्त जीत है, बहुत मुबारकबाद सबको, और अल्लाह करे कि पाकिस्तान खेलता रहे। एक मिनट, जब वेस्ट इंडीज से हारी थी तो हम यहीं पे सारी कौम जो थी टीम को लान-तान कर रही थी। अगर आज अच्छा परफॉर्म करके जीते हैं तो यार उनको सेलिब्रेट करना चाहिए। देखिए मैं दोनों तरफ सेलिब्रेट करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए। अगली खबर ये क्रिकेट है, छोटी सी चीज। आज अगर टीम हार जाती तो मरियम नवाज का ट्वीट जरूर आना था कि इमरान खान जो दावा करते थे 1992 का वर्ल्ड कप का, तो वो खिलाड़ी हैं, तो वो वजीर आजम भी हैं, पीसीबी उनके सारा है, तो इसका मतलब है उनकी नाकामी है। आज क्रेडिट इमरान खान साहब को क्रेडिट देने के लिए काश वो ट्वीट कर दें। लेकिन यही नून लीग ने आड़े हाथों लिया एक और मामले पर, और मुसलसल इस वक्त हर तरफ वो डिस्कस हुआ, और वो था मोहतरमा जरताज गुल साहिबा का वो ख़त लिखना नेक्टा को कि जनाब आप मेरी बहन को यहाँ पर अपॉइंट करें, फिर दोबारा ख़त आना, वज़ीर आज़म का नोटिस लेना। तो ये खबर मुसलसल गर्दिश करती रही, और इसकी वजह से इमरान खान साहब भी मुश्किल में आए, तहरीक इंसाफ को भी बड़ी शर्मिंदगी का सामना हुआ। क्या हुआ असल में, पहले हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद इस पर बात करते हैं। अल्लाह ताला उन्हीं के सदके की वजह से मुल्क में रहमतें और बारिश शुरू कर देता है, तो मैं उसका जो क्रेडिट है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को देती हूँ। खुशामद और चापलूसी के बाद अकरबा परवरी कप्तान की अहम खिलाड़ी ये किस राह पर चल निकली। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। ये कैसी तब्दीली है आई मेरठ की जिसने धज्जियां हैं उड़ाई। अपोजिशन को क्या दें इल्जाम, वुज़रा खुद कर रहे हैं हुकूमत को बदनाम। शबनम गुल की सिफारिश पर नेक्टा तायुनाती का मामला जारी है, वजाहतों का सिलसिला। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। काबीना इजलास में वजीर आजम इमरान खान ने जरताज गुल से नाराजगी का इजहार किया है, जबकि वजीर आजम के नोटिस के बाद जरताज गुल ने नेक्टा को लिखा गया खत वापस ले लिया है। लेकिन अहम सवाल ये है कि इन्होंने ये खत लिखा ही क्यों। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। वजीर आजम इमरान खान मेरठ का इतना रखते हैं ध्यान, लेकिन सवाल ये है क्या ऐसा ही सलूक जरताज गुल से भी किया जाएगा। नए पाकिस्तान में अकरबा परवरी से हुकूमत की बदनामी पर क्या वजीर आजम इमरान खान इनसे इस्तीफा लेंगे। दूसरी तरफ नून लीग की रहनुमा हिना परवेज भट्ट ने जरताज गुल की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी है, जिसमें कहा गया है कि झूठ बोलने और बहन की तायुनाती के दबाव डालने पर जरताज गुल को नाअहल करार दिया जाए। जनाब ये अब हुआ क्या, असद खलील साहब आपको क्या लगता है कि ये मामला क्या हुआ? क्या इनका ख्याल था कि वज़ीर आज़म को पता नहीं चलेगा, या इमरान खान साहब कुछ नहीं कहेंगे और शायद वो कुछ ना कहते अगर ये मीडिया में बात ना आ जाती, और ये इनको अंदाज़ा नहीं था ये सब इस तरह हो जाएगा, और अब वापसी होने से क्या पैगाम गया है, पहले तो इस बारे में बताएं। और क्या अब काबीना का हिस्सा रहना भी इनके लिए मुश्किल हो जाएगा जरताज साहिबा के लिए? उसामा साहब मेरा ख्याल है चूँकि ये नई टीम है, नए खिलाड़ी हैं, अच्छा, और अनाड़ी भी हैं, अच्छा। इस तरह के लेटर में ये डिफेंड नहीं कर रहा। हमजा शहबाज साहब लिखते थे जब फवाद हसन फवाद डिप्टी कमिश्नर थे, और चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से उनके सेक्रेटेरिएट से हमजा शहबाज के ना MP थे ना MNA थे गालबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ। उन्होंने फवाद हसन फवाद को एक लेटर लिखा था कि ये जो इंस्पेक्टर आबद बॉक्सर है जिसने इनकी कब्जा किया था ज़मीनों पे और उसकी वजह से फटा ठहल गया, वरना उससे बंदे भी मरवाए, कि इसको इबरत का निशान बनाना है, और हम इनकार सुनने के आदी नहीं है। कानून ना में बताना, हाँ वो ना कहानी सुनाना। अब ये लेटर इस तरह के थे, लेकिन उस वक्त मीडिया की आज़ादी और सारी चीज़ें, आज वो लेटर आ रहे हैं, उस वक्त किसी की जसारत भी नहीं थी कोई DC। ये है मेजर आजम सुलेमान साहब, सेक्रेटरी इंटीरियर जी। अब लेटर विड्रॉल भी हो गया, 27 फरवरी को ये लेटर लिखा गया जी। और लेटर ये जो लिखा गया है कि एक उनकी बहन है और उनको डेपुटेशन के ऊपर उन्होंने नेक्टा में भेजना है जी। इस तरह के हजार डेपुटेशन पे लोग मुख्तलिफ महकमों में जाते हैं,
उसके लिए मिनिस्टर्स के लेटर की जरूरत नहीं होती। सही, रूटीन में होता है, रेगुलेशन होती है, महकमों के जरिए होती है, खुद बंदा रिक्वेस्ट कर देता है जी, एप्लीकेशन डॉक्टर साहब जाती है मजीद कि जो करता जो है। वो और अगर टेंडर आया, एलिजिबिलिटी उसका फिट होता है, बनता है, नहीं बनता, जो भी है तो डेपुटेशन हो जाती है, नहीं होती। हाँ, डेपुटेशन बाज जगहों पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बाज दफा डिस्कस भी चुकी है, कुछ महकमों अभी भी लोग वो बैठे हुए हैं, कुछ जगह पे निकल आते ये हैं। इन्होंने जो लिखा, आप इन्होंने जो लिखा, मैं ये नहीं गलत। कहता, वो इन्होंने गलत किया, हाँ, वो इन्होंने मिसयूज ऑफ अथॉरिटी की, सही। वो इन्होंने नेपोटिज्म का मुजाहरा किया। वो उनकी बहन मेरिट पे अगर आती थी तो वो खुद जाती, वो रेक्विजिशन करती, उनके महकमे के जरिए रेक्विजिशन होती, वो मिलती, अगर वो क्वालिफाई करती, अच्छा, अगर वो एलिजिबल, क्योंकि तब्दीली की बात हो रही है, या बात तब्दीली की है। पहले होता था, तो पैरामीटर जो है ना, आप लेकिन- हमजा शहबाज इसको लेकिन- हम कंपेयर नहीं कर लेकिन खैर सकते ना। साहब, वो हम जो कहते हैं तब्दीली जो हमने कही थी ना, जिसका ख्वाब लोगों ने देखा ये वो था, नहीं थी, इसलिए उसमें ये लेटर जो है ना, रेफरेंस, वो मिनिस्टर की तरफ बनता से नहीं था, बैन करना जाना चाहिए। ये बड़ी सुक्की। इसमें आपको क्या लगता है बाबर डॉक्टर साहब, अब ये सारा मामला इसके बाद इज्जत बनी है तहरीक इंसाफ की, इमरान खान साहब की, देखें कि उन्होंने विड्रॉल करवाई, या वो शर्मिंदगी साथ रहेगी, इसको अपोजिशन मजीद एक्सप्लॉइट कर सकती है? और वो जो कहते हैं कि उज़्र गुनाह बदतर अज गुनाह, कि गुनाह तो जो है सो है, लेकिन अगर आप गुनाह हाँ, कह सकते हाँ, हैं। उसके बाद ये कहना कि नहीं नहीं वो तो मैंने लिखा था कि सीवी उनकी पड़ी हुई है तो इसको जरा देख रही है ध्यान के लिए, वो इन्होंने ज्यादा बड़ा गुनाह नहीं कर दिया, एक जिसको कहते हैं ना बोंगी मार दी उसके बाद? उसामा साहब, सबसे पहले इमरान खान साहब, मेरा ख्याल है कि उन्होंने बड़ा अच्छा डिसीजन किया, बर वक्त डिसीजन लिया है, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि एटलीस्ट वो अपनी कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स हैं उनको उन्होंने, कहते हैं कि उनकी औकात में रखा हुआ है, और उनको जो गलत फैसला वो करते हैं या कोई गलत काम करते हैं तो उसको बर वक्त वो उसका एक्शन लेते हैं। डॉक्टर साहब, लाख साहब के जो फैसले हफ्ते को छुट्टियां और नोटिफिकेशन, उसका भी थोड़ा रोशनी डाल दें। अच्छा सर, नहीं, जो मजम्मत इसकी कर रहे हैं उनकी मरम्मत भी जरा कर दें फरमा दें। अच्छा, थोड़ी सी इसके बाद जरताज गुल साहब, जैसा खैर साहब ने कहा है, वो ये एक अनाड़ी मिनिस्टर साबित हुई हैं, अनाड़ी खिलाड़ी साबित हुई हैं, क्योंकि इस तरह के जो जब जुबान मिनिस्टर जो होते हैं वो जुबानी ही कन्वे किया करते हैं, और जो भी प्रेशर डालना होता है जुबानी ही डाला करते हैं। बाबर साहब, आप जरताज गुल तरीका बता रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम रूटीन जरताज गुल ने बहुत ही अनाड़ीपन का मुजाहरा किया, ये जो इन राइटिंग लिख के दे दिया, अगर ये इन राइटिंग लिख के ना दिया होता तो शायद बाकी जो 6 हुई हैं भर्तियां वहां पर, तो बाकी 5 जो है नहीं है, डेपुटेशन है, और डेपुटेशन एक रूटीन मैटर, डॉक्टर साहब समझते हैं। लेकिन सर एक चीज, वो भी डेपुटेशन उनकी बहन जो है ग्रेड 18 में है और वो लाहौर कॉलेज में पढ़ा रही हैं, और उसके बाद उन्होंने पीएचडी अभी कंप्लीट की नहीं, वो इन द प्रोसेस है, उसको पीएचडी डिग्री उनको अवार्ड नहीं हुई। तो ग्रेड 19 में आप फेडरल गवर्नमेंट में नेक्टा जो है वो एक हसास अदारा है, वहां पर ज्यादातर वो लोग होते हैं जो जिनका ताल्लुक पुलिस सर्विस से है, इंटेलिजेंस एजेंसी से है, या सिविल सर्विस से है, जिनकी ओरिएंटेशन है, जिन्होंने सेंसिटिव पोस्टिंग की हुई है, जिनको पता है कि आपने सेंसिटिव डिसीजन लेने हैं, टेररिज्म के हवाले से आपने उसको डील करना है, काम किया हो, ये जरूरी है कि फील्ड में जाकर किया हो, लेकिन सर आपने थीसिस लिखा है, थीसिस लिखने की बुनियाद पर आप कहेंगे आपको नेक्टा का डायरेक्टर बना दिया, तो ये तो नेक्टा में बैठ के उसकी लेटर लिखना है ना, हम उसको तो गलत कह रहे हैं। सुन ले, नेपोटिज्म है, ग्रेड आगे अपग्रेड, और अपग्रेड भी डेपुटेशन पे नॉर्मली वन स्टेप प्रमोशन पे जाते हैं, ये भी आम रूटीन। अच्छा, मामला ये है क्या एलिजिबिलिटी उनका क्राइटेरिया था, और अगर था नंबर नहीं, सुन ले, सवाल है मेरा, अगर नहीं था तो फिर उनको जिसने एक्सेप्ट किया उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। यानी ये तो क्योंकि तमाशा है डॉक्टर साहब नहीं है कि पहले लगा लें बाद में लेटर पब्लिसाइज कर दे, क्या जिन्होंने उसको एक्सेप्ट किया अगर वो एलिजिबल क्राइटेरिया पे नहीं उतरती थी, क्या उनके खिलाफ भी एक्शन नहीं होना चाहिए डॉक्टर साहब? गलत एक्शन मानना ये भी 27 फरवरी का लेटर है ना, अब 2 जून को विड्रॉल हुआ, जब ये बात लीक हुई है कहीं से, इसका मतलब है अब एक तो ये बात आ गई, उसके खिलाफ क्या एक्शन होता है, क्या काबीना का वो हिस्सा रहेंगी या नहीं? अच्छा, ब्रेक का वक्त तो चंद मिनट रहते थे, आपने पहले ब्रेक का कह दिया, चले कोशिश कर लेंगे सिर्फ इस बात का जवाब के क्या वो अब जो काबीना में कहा जा रहा है कुछ रद्दोबदल होगी, तो क्या इन पर भी वो क्या कहें कुल्हाड़ी चल सकती है और पता चले कि इनसे भी वजारत छीन ली गई है? वैसे शेख रशीद साहब ने 2 मिनिस्टरों का मे भी इनकी बात आ गई, चलो जी आ गया, जवाब आ ही गया, तो फिर हम ब्रेक के बाद बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब क्या करते फिर रहे हैं? वो लेबॉर्ट्री में कुछ तैयार कर रहे हैं लेकिन खुद ही धमाके करी जा रहे हैं, और वो एक तरह से तहरीक इंसाफ को ही मुश्किल में डाल रहे हैं, लेकिन क्यों? क्या साजिश का हिस्सा बन रहे हैं, जानबूझकर ये कर रहे हैं? ब्रेक के बाद बात करेंगे।
अब पता चला। अब पता चला। एक और मसला खड़ा कर दिया है फवाद चौधरी साहब ने। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने फ़ौज के हवाले से बात कर दी। कहा कि जी जब मैं मिनिस्टर था तो हमने ISPR से लेकर ये काम लिया और हमने पाकिस्तान का इमेज बेहतर करना शुरू किया या पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग की, जो कि वज़ारत का काम है, ये काम फ़ौज का नहीं। अब ये क्यों इस तरह के इंटरव्यू दे रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्यों एम्बैरस करने की कोशिश कर रहे हैं हुकूमत को भी? पहले भी उन्होंने ये काम किया। लग ऐसा रहा है कि वो जुजलाहट का शिकार हैं। और जब से उनसे वजारत ली गई है, वजारत इत्तलात, और ये भी कहा जा रहा है, उनके अपने लोग कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ अच्छा काम नहीं किया जिस वजह से ली गई उनसे वजारत। अब वजारत साइंस टेक्नोलॉजी में बैठ के वो अजीबो गरीब बेपरखियाँ उड़ा रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि जैसे वो हुकूमत को मुश्किल में डालना चाहते हैं अजीबो गरीब बयानात देकर। कभी ये कह के जी फैसला साजी बड़ी कमज़ोर है हुकूमत की, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बात करते हैं, और जो इलेक्टेड लोग हैं, जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनसे बात नहीं हो रही, गैर मुंतखब लोग हावी हो रहे हैं फैसलों पर, किसी को बताया नहीं जाता, काबीना में ये हो रहा है वो हो रहा है, और सब बाकी लोग इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं। अब फवाद चौधरी ये 1.5 इंच की अलग मस्जिद बनाकर क्यों बैठे हैं? इस पर समी इब्राहिम साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आपको पता है बोल न्यूज़ के प्रेसिडेंट हैं, बड़ा मकबूल प्रोग्राम करते हैं तजिया। उन्होंने बाकायदा कहा कि मैं बताऊंगा किस तरह ये पीपल्स पार्टी से पूरे राब्ते में हैं और ये जानबूझकर काम कर रहे हैं मौजूदा हुकूमत, तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ। इस पर जनाब आपे से बाहर हो गए फवाद चौधरी साहब, और उन्होंने इतनी बेहुदा और मैं कहूँगा नीच हरकत की कि उन्होंने ट्विटर पर आके ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल की कि जिसको नहायत ही अफसोसनाक कहना चाहिए कि फिर सही इनको हटाया गया, क्योंकि ऐसी ज़ुबान किसी भी तरह से काबीना का कोई भी शख्स उसको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। और फिर उन्होंने ट्विटर पर आकर उसका जवाब दिया, बेहुदा इल्ज़ामात लगाए। असद खरल साहब, ये क्या हो गया है? फवाद चौधरी ये पहले ऐसे थे या बाकी आपको लगता है कि कोई ये साजिश कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के खिलाफ और इस तरह की बेहुदा ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए उसामा साहब, मैं अभी फवाद चौधरी साहब के ना ट्वीट वो दोबारा रीड कर रहा था। अच्छा। और उसकी लैंग्वेज जिससे आपने बताया जी वो भी मैं देख रहा था। पहले भी हम कहते रहे हैं डोगर साहब, मैं भी, बल्कि इन्होंने उनको एक दिया हुआ अलकाब के वो खुदकश बम्बार हैं। ये वो वाद खुदकश बम्बार हैं जो आपने जो पार्टी है उसके ऊपर जब भी वो करते हैं हमलावर हो जाते हैं। मामला ये है कि एक तो जो आपने बात की, एक अभी रिसेंट उनका जो ट्वीट आया थोड़ी देर पहले ही, उसके अंदर मैं तो देख के सर वो लैंग्वेज बोली नहीं जा सकती। 57 मिनट पहले का ट्वीट सुन लेंगे फवाद चौधरी साहब का, क्योंकि जो मेरे पास कोई अपना नाम चांद रख ले तो ही मुमकिन है आज चांद नजर आना। ये आपके लिए नॉर्मल खबर नहीं है। आप कह रहे थे अभी ब्रेक में कि KPK के अंदर जी जिस तरह, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कि महमूद जो खान साहब उनके वज़ीर आला जी और जो गवर्नर हैं, जिस तरह आपके बकौल या हमें जो बताया गया कि ऑफिशियली शायद वो ईद अनाउंस कर दी गई है वहाँ पे, और वो पढ़ रहे हैं ये मीडिया में चल रही है खबरें, जो मीडिया में खबर एक चैनल पे चल रही है। शौकत यूसुफजई साहब की तरफ से वो ये कह रहे हैं कि जी कल ईद होगी सरकारी तौर पर और दोनों गवर्नर और वज़ीर आला जो हैं वो ईद की नमाज भी अदा करेंगे, और वज़ीर आला ने ऐलान कर दिया कल सरकारी। इनका हैंडल में पढ़ रहा हूँ कि कोई अपना नाम चांद रख ले तो ही मुमकिन है कि आज चांद नजर आना। ये 57 मिनट पहले का है। हाँ जी, ये कोई प्रॉब्लम है, मेंटल को मामला हो गया है। ये भी वफाकी हुकूमत भी PTI की है, मरकज में भी, और KPK में भी PTI की हुकूमत है। वो इस चीज़ के ऊपर भी आ गए हैं, यानी वो ईद अनाउंस हो गई है, वो बना रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, खबरें आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि काबीना एक तरफ है, वज़ीर आज़म और काबीना, और फवाद चौधरी अलग हैं। ये हुआ क्या है? दूसरी बार वो साजिश वाली बात, PTI गवर्नमेंट एक तरफ है और फवाद चौधरी एक तरफ है, और फवाद चौधरी ने ये बेड़ा उठाया हुआ है कि मैंने इस गवर्नमेंट को नाकाम करके जाना है, इस गवर्नमेंट का बेड़ा गर्क करके जाना है। ये जब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे तो इन्होंने अजीबोगरीब स्टेटमेंट दी, सारा मीडिया जो था उसको PTI के खिलाफ कर सुन ले, एक साजिश के तहत सारा मीडिया जब से ये वहां से हटे हैं सारे मसाइल हल हो गए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक स्टेटमेंट जो खुदकश बम्बार साबित हुई PTI हुकूमत के लिए, सिर्फ एक स्टेटमेंट। मुझे कहते हैं ना साला एक मच्छर। मामला ये है कि इन्होंने स्टेटमेंट क्या दी कि ये जी एंकरों की तनख्वाहें कम कर दें, ये फलां कर दें। यानी ये बात देखें कि एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, वो ब्रिज है बिटवीन गवर्नमेंट एंड मीडिया हाउसेज। यानी ये बाद पाकिस्तान की तारीख में मिनिस्टर हैं जिनके प्रेस क्लब के अंदर दाखिले बंद हो गए। यानी कोई कराची सिंध पर नहीं जा सकते, कराची में, लाहौर में नेशनल प्रेस क्लब नंबर 1। इन्होंने ये कहा
यानी एंकर्स को अगर इनको तनख्वाह कम मिलती थी एज ए एंकर, तो इसका गुस्सा यानी पीटीआई की हुकूमत के ऊपर तो ना निकाले। नहीं, हंसने वाली बात नहीं है उसामा साहब, मजाक बात नहीं है, सीरियस। मुझे देखिए एक मिनिस्टर होता है, सही बात है, वो ये करता है कि हुकूमत जो है उसके बारे में ग्लोरीफाई उसकी चीजें करवाता है, मीडिया से तरला मिन्नत करके उनको पैम्पर करके जिस तरीके से भी अपना अच्छा इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके, ताकि कम से कम गुडी गुडी हो। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने वो काम कर दिया कि पूरा मीडिया इन्होंने कोशिश की कि इमरान खान साहब तो कोई मसला है इनका, पीटीवी के खिलाफ मसला है कि तमाम आपको पता है इनका एक बयान, इनका एक बयान, बात थोड़ी सी, इनका एक बयान पूरे मीडिया को, हम तो खुश हैं इस पे, हमारी कट लगे हैं, आपके भी लगे हैं, मुझे कोई इसी पे नहीं है, हमारी तनख्वाहों पे कट लगे हैं ना, परसेंट डॉक्टर साहब कट लगे हैं सारे चैनलों पे, लेकिन उसका बाइस कौन बना? यानी तमाम एंकर की तनख्वाहें जो कम हुई, सिर्फ एक बंदा जिसने एक दिन बयान दिया, अगले दिन दुनिया टीवी से शुरू हो गया, दुनिया टीवी से शुरू हुआ काट लगना, सारों में आ गया। अच्छा, और उसका बाइस मुजब कौन बना? फवाद चौधरी साहब। ये तो चले एक बात इससे क्या पीटीआई हुकूमत के लिए सही है, ये एक एज ए मिनिस्टर है, उनको ट्रिब्यूट पेश करा रहे थे, जिस वजह से पूरा मीडिया हो गई खैर साहब, बात हो गई, कोई इशू नहीं। अब ये बाबर डोगर साहब, ये ज़हनी मसला है, ये जानबूझ के कर रहे हैं, इनका ज़र्फ नहीं था, इनकी औकात इस तरह नहीं थी कि भाई ये इनको मिनिस्ट्री को दी जाती, और अब ये जनाब मुझे साइंस टेक्नोलॉजी क्यों दी गई है, ये वहाँ पर जानबूझ के इंटरव्यूज दे के कंट्रोवर्शियल इस तरह की बातें करें, एम्बैरस कर रहे हैं जानबूझ कर, कभी फौज के हवाले से, कभी काबीना के हवाले से, तो क्या ये अंदर बाकी को गेम खेल रहे हैं? उसामा साहब, इनके बारे में हामिद खान साहब जो हैं उनकी स्टेटमेंट आपके सामने है, वो इमरान खान से नाराज़ हैं और उन्होंने इन पे करप्शन के बड़े ओपन चार्जेस लगाए हैं। उसके बाद ये प्रेम मुशर्रफ साहब जो थे, उनके ये स्पोक्समैन थे पंजाब में, फिर पार्टी का जब दौर था तो ये गवर्नमेंट के एडवाइज़र थे। अब आप देखें कि रिसेंटली पंजाब में ये जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उसमें एक है असिस्टेंट एडवोकेट जनरल आलिया इजाज़, ये उनकी साली हैं। उसके बाद एडिशनल एडवोकेट जनरल जो है चौधरी फैसल चौधरी, ये जो है इनके भाई हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल मलिक अब्दुल अजीज अवान जो है वो जेल में इनकी इंतखाबी जो मुहिम है उसके इंचार्ज होते हैं। डिप्टी अटॉर्नी जनरल अमरीन बोइन जो है ये इनकी जो है चैम्बर की वकील हैं। तो इन्होंने तो अपना सारा टब्बर, भाई जो है एलिजिबल भी नहीं है कि वो इस लेवल पर पहुंच सके, सर इन्होंने तो अपना सारा टब्बर जो है वो इसके साथ एक और तो ठीक हो रहा है तहरीक इंसाफ के साथ, फिर तो ये शख्स जो पीपल्स पार्टी कहती है तुम्हें डसेगा, ये तुम्हें डसेगा, और ये घाट घाट का पानी पीने वाला है, इसने परवेज मुशर्रफ को उस वक्त छोड़ा, ये पीपल्स पार्टी को छोड़ा, और ये तुम्हें भी, तो फिर तो ये ठीक है। उसामा साहब, अभी इनका ट्वीट था, मैं खुद पढ़ रहा था कि जनाब ये जो है जरताज गुल साहिबा, उन्होंने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया और मैं उनके साथ हूँ। तो वो बंदा जिसने अपना सारा टब्बर ही आउट ऑफ द वे जाके यहाँ पर अकोमोडेट करवा दिया हो और बेशर्मी के साथ करवा दिया हो, तो वो तो जरताज गुल को सपोर्ट करेगा। ये बात तो नईमुल हक साहब ने भी की है। उन्होंने क्या क्या नहीं किया। टैप्टा के अंदर वो बंदा एक लगा लिया जो यूनिवर्सिटी के ऊपर, शायद डोगर साहब के बकौल, मैं तो इस पे नहीं है मुझे याद, कि शायद यही हमला किया हाफिज फरहत अब्बास ने जब जमात इस्लामी में था। और साहब मुझे इसका जवाब नहीं, क्यों कर रहे हैं? मुझे बताएं फवाद चौधरी ये हरकतें क्यों करता है? फवाद चौधरी ये हरकतें क्यों करते हैं, मुझे ये बताएं। क्या आपका ख्याल है? क्या वो ख्याल की बात नहीं है, मैं तो फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ। उसामा साहब, मुझे ये बताएं, जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर होता है वफाकी हुकूमत का या सूबाई हुकूमत का, उसका काम क्या होता है कि मीडिया को खुश रखना। मैं ये नहीं कहता ब्राइब करके, साहब वो हो गई बात, वो एक गलत काम क्यों करता है? क्या उसकी आदत है? ज़हनी मरीज है? मुझे ये बताएं, वो उसको ज़हनी मरीज है, ये मैं उसकी आदत है, वो साजिश कर रहा है इस हुकूमत के खिलाफ। क्या है होती है ना, जेलस है, उसके जो एक्शन और हसद का शिकार है, कोई एक बात होगी। सर मुझे इसमें, आपको इसमें से क्या बात लगती है? मुझे ये बात है कि ये जो उनकी एक्शन है ना, जो उनकी एक्ट्स है जी, वो पीटीआई की हुकूमत के किसी सूरत भी तो फिर जानबूझ के सपोर्ट में नहीं जाता। अच्छा, वो फिर जानबूझ के वो एक साजिश हो सकती है, लगता है जानबूझ के और मीडिया को लड़ाने के हवाले से। और इनका हर वो अमल अगर आप देख लें, इन्होंने बीइंग इंफॉर्मेशन मिनिस्टर या बीइंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, इन्होंने जितने भी स्टेप्स लिए हैं, जितने भी इन्होंने स्टेप्स लिए हैं,
वो सारे पीटीआई गवर्नमेंट के लिए एम्बैरसमेंट का बायस बने हैं। एक और ये बाकायदा तौर पर पीटीआई गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, इनका ये एजेंडा है। ये फिर तहरीक इंसाफ हुकूमत में गद्दार बैठे यूज करता अंदर जाकर बैठो और देखिए रुवत का मसला जो है, रूत हलाल का सर एक मिनट शरई मसला है जी जी, एक उसको पूरे उलमा को खिलाफ कर दिया, इमरान खान साहब को एक्शन में ले आना पड़ा। 1 मिनट रह गया है। खबर ये है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ऐलान कर दिया, बाकायदा आप टिकट्स भी देख रहे हैं, वज़ीर आला की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि कल ईद उल फितर होगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से ऐलान कर दिया गया पूरे खैबर पख्तूनख्वा में। तो ये अब फवाद चौधरी ने जिस तरह ट्वीट भी पढ़ लें फवाद जी ठीक है, उन्होंने उसको इनकार कर दिया, उसको तरदीद कर दी। वो अब उनकी वो डोमेन ही नहीं है, वो अब पता नहीं ज़हनी किस कैफियत में, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। तो ये क्यों कंट्रोवर्सी खड़ी की जा रही है बाबर डोगर साहब, ये क्या कर रही है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत? मुझे नहीं आज कभी इस तरह से हुकूमत ने, और एक ही हुकूमत हो दोनों जगहों पर विफाक में रहो और वो अपनी हुकूमत के खिलाफ चली जाए। सर ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। पीटीआई की गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट उनकी है और उनके नीचे केपीके में भी उनकी गवर्नमेंट है, और एक ही गवर्नमेंट एक ही दिन में 2 ईदें मनाएगी, यानी कि केपीके कल मनवाएगी और इस्लामाबाद जो है वो और पूरा पाकिस्तान अलहदा से परसों मनाएगा। तो ये खान साहब की फेलियर है। ये इस तरह से जो अवाम जो है वो उसके लिए ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। हम ये समझ रहे थे कि खान साहब की गवर्नमेंट है केपीके में, तो इंशाल्लाह पूरी कौम ये समझ रही थी कि एक ही ईद पाकिस्तान में होगी, केपीके में भी होगी और पंजाब में भी होगी, सिंध में भी होगी, बलूचिस्तान में भी होगी। ऑफिशियली सरकारी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ऑफिशियल ईद तो हमेशा एक ही हुई है। वो तो पोपलजई साहब या वो चंद लोग करते थे, लेकिन पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से या इवन के सिंध या केपी की या पंजाब हुकूमत जो है उन्होंने कभी भी 2 ईदें नहीं की। यानी ऑफिशियली केपी की हुकूमत पहले पार्टी उसमें ये तो फिर सेंटर के से खुली बगावत है, मेरा ख्याल है। ये तो फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ ये बगावत है कि जनाब हम आपकी बात नहीं मानते, हमारी ईद अलहदा होगी। ये वैसे सामा साहब ऑफिशियली कभी पाकिस्तान में 2 ईदें इस तरह से नहीं हुई कि सरकारी तौर पर और एक बात और भी है, मैं कहता मान लेते हैं डॉक्टर साहब मान लेते हैं कि अगर केपीके में चांद वाकई नजर आया है, अगर वाकई नजर आ गया है तो पूरे पाकिस्तान में केपीके के साथ ईद करने में कोई हर्ज भी नहीं। लाल कमेटी है, तो प्रॉपर एक तरीकाकार है। कहीं तो किसी को हमने एक बात ठहरानी, कानून बनाना है, कोई कायदा बनाना है। अब जब एक मरकजी हुकूमत एक कह चुकी है कि मरकजी सूरत-ए-हाल कमेटी खैबर पख्तूनख्वा से भी मेंबर हैं, उसमें हर स्कूल ऑफ थॉट, हर मसलक के लोग मौजूद हैं, तो उन्होंने अगर डिसाइड जो करना है फिर उनसे पहले बात कर लें। अब कल वो बैठेंगे, कल वो फर्ज कर लें डिसाइड करते हैं कि जी अब कल बैठकर वो कहते हैं जी कल ईद नहीं, यानी परसों ईद नहीं है, तो फिर एक और यानी 2 दिन का एक तरह से फर्क पड़ जाएगा। तो ये भी एक अजीब व गरीब सूरत हाल है और तहरीक इंसाफ को ना सिर्फ फवाद चौधरी की बेहुदा बातों का नोटिस लेना चाहिए, बल्कि इस चीज़ का भी उनको नोटिस लेना होगा। इमरान खान साहब जिस तरह जरताज गुल पर ले रहे हैं नोटिस उस खत पर, तो ये भी देखें पूरी की पूरी हुकूमत आपकी क्या कर रही है। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।